हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो साथियों, करंट अफेयर की दिसंबर महीने की आज हमारी चौथी क्लास होगी और इस चौथी क्लास में यकीन मानिए बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने आज बनाया है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए, खास करके स्टेनो और आपकी जो जेईई की परीक्षा आ रही है, उसके अलावा जो दूसरी परीक्षाएं होंगी उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा आपके। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखना और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग ध्यान से पढ़ना। देखिए भाई, तो आज का पहला सवाल रहेगा हमारा, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब मनाते हैं साथियों, ध्यान रखना है। तो सभी को पता होगा गणित दिवस कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं। प्रत्येक 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रहेगी गणित और आशा। याद रखना आप लोग, मैथमेटिक्स एंड आपका होप। और यह दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी और 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष, नेशनल मैथमेटिक्स डे की घोषणा हुई थी। तो ध्यान रखना आप लोग, मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस खाड़ी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा भाई, ओमान ही होने वाला है। तो ओमान की यात्रा पे भी गए थे मोदी जी दिसंबर के महीने में, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ओमान के सुल्तान, क्या नाम है इनका, हैथम बिन तारिक द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है। ध्यान रखना आप लोग, यह सम्मान भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान की स्थापना 1970 में सुल्तान काबूस बिन सईद द्वारा की गई थी, याद रखना। और यह पुरस्कार भारत ओमान राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ध्यान रखना आप लोग, कितने, 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं मोदी जी को ओमान को मिलाकर। और इथियोपिया से जो मिला था आपका, वो 28वां था। आगे आते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को स्थान मिला है इसमें 104वां। कौन सा स्थान मिला है, तो ध्यान रखना साथियों, 104वां स्थान मिला है। चलिए, तो 104वां स्थान हो गया आपका। और यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2025 को हेनली एंड पार्टनर्स के अल्फाजियो के सहयोग से जारी की गई है। इंडेक्स में भारत का कुल स्कोर रहा 100 में से 54.42 दर्ज किया गया है। शीर्ष की बात करें तो पहले नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे पर रहा डेनमार्क और तीसरे पर रहा आपका नॉर्वे। तो याद रखना आप लोग। और एशियाई देशों में सिंगापुर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जो चौथे स्थान पर रहा, ध्यान रखना। और शीर्ष 10 में से एकमात्र एशियाई देश आपका सिंगापुर ही रहा है आपका। आगे आते हैं, थोड़ा जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स का आप जानते हो सम्मेलन 2026 में भारत में होने वाला है। तो ब्रिक्स के महत्वपूर्ण तथ्य, स्थापना की बात करें तो समूह की अवधारणा 2006 में बनी थी, लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई थी आपकी, 16 जून 2009 को। और ब्रिक्स से देखिए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ब्रिक्स की सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। सदस्य विस्तार की बात करें, दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, जिससे यह संगठन ब्रिक्स से ब्रिक्स बना था आपका। नवीनतम विस्तार की बात करें 2024 में, तो 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यालय की बात करें तो ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, लेकिन इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है, संघाई आपका चाइना में। एनडीबी की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। संस्थापक देश इस संगठन की नींव ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ने मिलकर रखी थी। रैंकिंग की बात करें तो हाल ही रैंकिंग के अनुसार ब्रिक्स देशों में भारत का रेजिलियंस स्कोर सबसे कम आंका गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये सारी जानकारी रहेगी आपकी ब्रिक्स के बारे में। आगे देखो, महत्वपूर्ण सूचकांक भी दे रखे हैं इसमें, जैसे कि स्टेफन फोर्ड एआई
वाइब्रेंसी इंडेक्स ने भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 38 है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक आपकी तीसरी है दुनिया में। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 41 है। सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंक कितनी है? 99 है, याद रखना, SDG। और गैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? 66वें नंबर पर है। और सूचकांक की मैंने आज एक वीडियो डाली है, तो सभी साथी देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है तुम्हारे, वो सारे मैंने वीडियो में समझा दिए हैं। दूसरी वीडियो है वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। और क्यों मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। तो भारत में 25 दिसंबर को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? 14 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। चलिए, उसके अलावा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा भी गया था आपका। और वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। चलो आगे जाओ। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सब चीजें इनके बारे में दे रखी हैं, तो सभी साथी एक बार इनको देख के पढ़ भी लेना आप लोग। भारत रत्न की बात करें 2015 में मिला था आपका, पद्म भूषण मिला था 1992 में, है ना। उसके अलावा देखिए, इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। निधन हुआ था इनका 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में। पार्टी की बात करें तो बीजेपी की। और पेशा का राजनेता, कवि, लेखक, पत्रकार सब थे। और पोखरण याद रखना आप लोग, पोखरण सेकंड 1998 में। आगे आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कौन सा भाई? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। यही होने जा रही है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए, तो भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और यह विश्वविद्यालय लगभग 125 एकड़ के परिसर में फैला होगा और इसमें जटायु संरक्षण केंद्र भी निकट होगा। इस परियोजना के लिए राज्य बजट में 50 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ध्यान रखना, यहाँ लगभग 500 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। आगे देखो, महत्वपूर्ण तथ्य, देश का पहला, देखिए, वन्य जीव सुरक्षित सड़क, भारत की पहली सड़क बनी है कहां पर? मध्य प्रदेश में NH45 पर। स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल नौका, ये कहां पर? प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है वाराणसी में, याद रखना। स्वदेशी बम्पर, भारत का पहला स्वदेशी बम्पर ये बना है आपका बेंगलोर। त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन, तीनों सेनाओं के लिए पहला संयुक्त स्टेशन बना है आपका मुंबई में। आयुर्वेदिक कैफे, देश का पहला आयुर्वेदिक कैफे बना है, नई दिल्ली में खोला जाएगा आपका। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म, केरल ऐसा राज्य बनेगा आपका। और पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, भारत का पहला पूर्ण बालिका स्कूल लड़कियों के लिए ये खोला जाएगा आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में। और AI शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश का पहला AI शहर बनाया जा रहा है, याद रखना आप लोग। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला देश का AI शहर बनाया जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे सारे के सारे। हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुए प्रसिद्ध शिल्पकार राम वनजी सुतार ने किस विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा को डिजाइन किया था? तो क्या नाम इनका भैया? तो शिल्पकार थे राम वनजी सुतार। इनका निधन हो चुका है। और कितनी उम्र में भैया? 100 वर्ष में, शतक मार चुके हैं ये। तो स्टैच्यू ऑफ आपकी यूनिटी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, स्टैच्यू ऑफ आपका यूनिटी। और किनकी प्रतिमा थी ये? तो प्रख्यात शिल्पकार राम वनजी सुतार का निधन 17 दिसंबर 2025 को नोएडा में हुआ। वे 100 वर्ष के थे।
और वे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर के मुख्य वास्तुकार थे। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में संसद भवन में स्थित महात्मा गांधी की ध्यानमग्न प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां शामिल हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1999 में पद्मश्री मिला था और 2016 में उनको मिला पद्म भूषण। उनका करियर 7 दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने अनगिनत स्मारक को आकार बनाया। वे आधुनिक भारत के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकारों में से एक थे, तो इसलिए इनका नाम अमर है। और ध्यान रखना आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति इन्होंने बनाई है। क्या नाम है इनका? राम बनजी सुतार। और इन्होंने क्या बनाया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, गुजरात में है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथ में किए हैं ओमान की। वो देश कौन है आपका? ओमान। और भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ओमान के दौरे पर गए थे, तो वहीं सभी चर्चा आपकी हुई है। तो भारत और ओमान के बीच में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर साइन हुए हैं। यह समझौता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के बीच संपन्न हुआ था। और सब चीजें आप देख लेना इसमें आप लोग। इस समझौते के तहत ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर भारतीय वस्तुओं के लिए शून्य शुल्क का प्रावधान रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 के अनुसार एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो हुरून किसको छोड़कर भैया? एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है आपकी एनवीडिया। कौन सी बन गई है? एनवीडिया। याद रखना आप लोग। तो हुरून ग्लोबल की रिपोर्ट 25 के अनुसार एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और कुल मार्केट वैल्यू इसकी रहेगी 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। और इसने दिग्गज कंपनी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को दूसरे और तीसरे नंबर पर ला दिया है। भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 74वें स्थान पर है, जो भारत में आपकी शीर्ष स्थान पर है। तो पूरे विश्व में 74 पर है और भारत में तो रिलायंस आप जानते हो पहले नंबर पर है। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनने का गौरव किसे प्राप्त होने जा रहा है? तो ये किसको होने जा रहा है भैया? तो पहली व्हील चेयर यूजर बनने वाली है मिची बेंटहोस। क्या नाम है इनका? मिची बेंटहोस। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों का। तो जर्मन नागरिक है आपकी मिची बेंटहोस। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर है। उनका चयन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पैरास्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत 22,000 आवेदकों में से किया गया है। नाम याद रखना इनका आप लोग। देखिए इनकी फोटो भी है आपकी। इनका पूरा नाम रहेगा मिची बेंटहोस। नागरिक कहाँ की है? जर्मनी की। मिशन रहेगा ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पैरास्ट्रोनॉट प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। और किन की जयंती पर मनाते हैं? तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल मनाते हैं 23 दिसंबर को। और यह दिवस देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रहेगी समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह को वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। याद रखना आप लोग। एक इनकी पुस्तक भी याद रखना आप लोग। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन। किसान दिवस मनाने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2001 में की गई थी। ये भी याद रखना। ये इनका फोटो है और सब जानकारी इसमें दे रखी है। तो याद रखना, पूरा नाम रहेगा चौधरी चरण सिंह। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1902 में। नूरपुर गांव मेरठ के रहने वाले थे। पुण्यतिथि इनकी थी आपकी 29 मई 1987 को। उपाधि किसानों का मसीहा बोलते थे। राष्ट्रीय किसान दिवस उनकी जयंती पर मनाते हैं। भारत रत्न दिया गया 2024 में इनको। प्रसिद्ध पुस्तक हम पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। उसके अलावा प्रधानमंत्री बने थे 5वें 28 जुलाई 1979 को। मुख्यमंत्री बने
पहले गैर कांग्रेसी 1967 से लेकर 1968 तक। आगे आ जाओ। उसके अलावा देखिए अन्य महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती पर मनाए गए प्रमुख दिवस, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, क्यों मनाते हैं? सर लुइस ब्रेल की जयंती पर। 12 जनवरी मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी को मनाते हैं समर्पण दिवस, याद रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती पर। 13 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान पर। 5 अप्रैल को मनाते हैं समता दिवस, बाबू जगजीवन राम की जयंती पर। 11 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, आप जानते हैं उनके नाम पर ही। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 21 मई को मनाते हैं आतंकवादी विरोधी दिवस, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। 29 जून को मनाते हैं हम लोग सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस की जयंती पर। सभी के सभी जो जयंती आप लोगों की महापुरुषों की पुण्यतिथि या फिर आपकी जयंती पर, ये सब की सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, बार बार परीक्षा में ये पूछी जाती है। उसके अलावा देखो और भी है। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की जयंती पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं ध्यानचंद की जयंती पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, इनाम क्या है? मोक्ष गुंडम विश्वकर्मा की जयंती पर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 31 अक्टूबर एकता दिवस, पटेल समाज की। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 6 दिसंबर को मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर। 23 दिसंबर को पढ़ चुके हैं किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह। 25 दिसंबर को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, आपका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सभी महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सब याद रखना। आगे आते हैं। ब्राजील के बाद 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है ब्राजील के बाद किसको भाई? ये सौंपी गई है भारत को। किसको? भारत को सौंपी गई है, ध्यान रखना आप लोग ब्रिक्स के बारे में। तो 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपी गई है और यह अध्यक्षता 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी और भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। तो ब्राजील के शेरपा राजदूत ने भारत के शेरपा राजदूत सुधाकर दोलेला को ब्रिक्स गधा सौंप पर जिम्मेदारी दे दी है और भारत की अध्यक्षता का मुख्य फोकस क्या रहेगा? ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और विकासशील देशों के मुद्दों को उठाना होगा, याद रखना। चलिए, और ये लिख रही है आपका हाल ही में शामिल हुए नए सदस्य मिस्र, ईरान, यूएई, इथियोपिया वगैरह वगैरह है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण के लिए किस फॉर्मूले को अपनाया? अभी देखो, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर, इस पे बहुत विवाद हो रहा था, मतलब अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ कम हुआ है क्योंकि इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को काटा या मतलब खत्म किया जा रहा था। तो उसी के लिए 50 मीटर फॉर्मूला, 200 मीटर फॉर्मूला या फिर आपका 100 मीटर फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मीटर फॉर्मूला। अभी है क्या? देखो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए 100 मीटर फॉर्मूला को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है या उससे अधिक है वो सब अरावली के मतलब अरावली का हिस्सा माना जाएगा। साथ ही यदि 100 मीटर ऊंची 2 पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं तो उनके बीच की भूमि को भी संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा, उसको तुम तोड़फोड़ नहीं सकते। यह निर्णय अवैध खनन, बड़े निर्माण कार्यों, अतिक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। इससे अरावली क्षेत्र में भूजल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस वैज्ञानिक और संरक्षण केंद्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। यह फैसला मरुस्थलीकरण को रोकने और दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ध्यान रखना आप लोग। चलो ये देखिए भाई, अरावली की पर्वत श्रेणी है आप लोगों की। स्थान अरावली पर्वतमाला। विवाद क्या था? 100 मीटर। फॉर्मूला और नई परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। आगे देखो, हुरोन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर सेल्फ मेड का मतलब क्या होता है? जो खुद से अरबपति बना हो। तो सेल्फ मेड अरबपति अपने आप से कौन बने अभी? तो क्या नाम है उनका? दीपिंदर गोयल। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, और ये इंसान भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल्फ मेड मतलब खुद से अमीर बनना, खुद की मेहनत से। तो नाम क्या है इनका? तो दीपेंद्र गोयल। और कौन है ये? जोमेटो के संस्थापक। तो जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल भारत के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। सेल्फ मेड का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी संपत्ति खुद की मेहनत से बनाई है, विरासत में नहीं मिली है। तो दीपेंद्र गोयल की कंपनी जोमेटो का वैल्यूएशन लगभग कितना है? 3.2 लाख करोड़ रुपए। अब सोचिए आप लोग कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जोमेटो ना खुद का खाना बनाते हैं, ना खुद का कोई सामान बनाते हैं, दूसरों का सामान और दूसरों को पहुंचाते हैं। क्या दिमाग लगाया हो इन्होंने, है ना। और आज संपत्ति कितनी है इनकी? 3.2 लाख करोड़ रुपए। और उन्होंने डीमार्ट के राधा किशन दामनी यानी 3 लाख करोड़ के पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर इंडिको पे राहुल भाटिया हैं, याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं, अमेरिकी केंद्रीय कमान ने हाल ही में आईएसआई के ठिकानों पर हमला करने के लिए किस देश में ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक चलाया है? कौन सा? ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक चलाया है। वो कहां चलाया है? सीरिया में चलाया है। और आप जानते हो सीरिया एक में आतंकवादी हमेशा छुपे रहते हैं, आए दिन वहां घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो अमेरिका ने सीरिया में आईएसआई के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक चलाया है। ये कार्रवाई 13 दिसंबर को अमेरिकी और साझेदारी बलों पर हुए तैनात हमलों के जवाब में की गई। इस ऑपरेशन में आईएसआई के 17 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में F-15 ईगल जेट, A-10 थंडरबोल्ट और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। जॉर्डन की सशस्त्र सेनाओं ने भी इस ऑपरेशन में अमेरिका का सहयोग किया है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन हाका स्ट्राइक सीरिया खैप चलाया है अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जारी किया है? तो किसने किया अभी? तो ये किया है आपका ओमान देश ने। किस देश ने किया है? ओमान ने जारी किया है आपका पॉलीमर 1 रियाल नोट। तो ओमान की बात करें तो ओमान ने अपना पहला पॉलीमर आधारित 1 रियाल का नोट जारी किया है। यह नया नोट 11 जनवरी 2026 से अधिक रूप से चलन में आया है। पॉलीमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ और आपका सुरक्षित होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं। नोट का आकार रहेगा आपका 150 से 76 मिली जो भी है आपका। इसका डिजाइन ओमान की समृद्ध संस्कृति, विकास और आधुनिक आर्थिक प्रगति का मिश्रण है। इसे ओमान के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा जारी किया गया है। चलो, और इसका उद्देश्य क्या है? यह कदम मुद्रा की जालसाजी को रोकने और नोटों की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो साथियों, चौथी क्लास हमारी यही समाप्त हुई। 5वीं क्लास में हम कल फिर मिलेंगे। तो आज दिसंबर महीने की चौथी क्लास, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखना। और इसकी जो PDF आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन पर रोहित स्टडी पॉइंट आप सर्च कर लेना। वीडियो के टेलीग्राम पे जाइए, इसी से चैनल है आपका, उस पर जाकर भी आपको सब लिंक मिल सकते हैं। चाहे टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको, यूट्यूब का, या उसके अलावा एप्लीकेशन का, सब लिंक वहीं आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना। उसके बाद आपकी जितनी PDF हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों कल फिर। बाय।